नमस्कार बच्चों, स्वागत है आपका द पल्लवी एकेडमी में। बच्चों, क्या आपको हिंदी पद्य साहित्य के इतिहास का काल विभाजन और आधुनिक काल के 6 काल विभाजनों को, उनकी विशेषताओं को याद रखने में परेशानी होती है, या उनके सन या समय सीमा को याद रखने में परेशानी होती है, अथवा आपको अलग अलग कालों के कवियों और उनकी रचनाओं को याद करने में दिक्कत आ रही है? तो बिल्कुल चिंता ना करें, बस मेरी इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखते रहें। सबसे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, मुझे फॉलो कर लें, बेल आइकन पर क्लिक कर लें, जिससे आगे आने वाली सभी वीडियो आप आसानी से देख पाएं। देखिए, नंबर 1 ट्रिक, मैं आपको एक नंबर दे रही हूं 10, 50, 13, 75, 17, 19 आज तक। दोबारा बोलें, 10, 50, 13, 75, 17, 19 आज तक। ट्रिक नंबर 2, हिंदी साहित्य के वीर, भक्ति, रीति, वर्तमान 4 काल हुए। एक लाइन मेरे साथ बोलेंगे, हिंदी साहित्य के वीर, भक्ति, रीति, वर्तमान 4 काल हुए। इसको कैसे अब आप एडजस्ट करेंगे? देखिए, हिंदी साहित्य के वीर यानी वीर गाथा काल, समय है 1050 से 1375। भक्ति काल का समय है 1375 से 1700। रीति काल का समय है 1700 से 1900। वर्तमान काल का समय है 1900 से आज तक। तो जब हम इन नंबरों को याद कर लेंगे 10, 50, 13, 75, 17, 19, और इस लाइन को याद कर लेंगे कि हिंदी साहित्य के वीर, भक्ति, रीति, वर्तमान 4 काल हुए, तो इसमें अपने आप ही आपको चारों कालों का समय याद हो जाएगा। अब हम इन समयों की विशेषताएं, कवि और उनकी रचनाओं की शॉर्ट ट्रिक्स जानते हैं। बच्चों, मेरे आगे की ट्रिक्स हैं, आप ध्यान से देखिएगा। पहली, वीर रस और युद्ध वर्णन। पंक्तियों पर ध्यान दें। वीर रस और युद्ध वर्णन में चंद्रबरदाई ने पृथ्वीराज रासो व जगनिक ने परमाल रासो में किया। वीर रस और युद्ध वर्णन चंद्रबरदाई ने पृथ्वीराज रासो व जगनिक ने परमाल रासो में किया। देखिए, वीर रस से आ गया, वीर से आ गया वीर गाथा काल। वीर रस की प्रधानता वीर गाथा काल की विशेषता है। नंबर 1 विशेषता हुई वीर रस की प्रधानता। नंबर 2 विशेषता हुई युद्धों का वर्णन, यानी कि वीर गाथा काल में वीर रस की प्रधानता रही और युद्धों का वर्णन किया गया, युद्ध वर्णन किया गया। कवि हुए चंद्रबरदाई, उनकी रचना हुई पृथ्वीराज रासो। जगनिक की रचना हुई परमाल रासो। तो एक पंक्ति में आपका पूरा काल समझ के आ गया। कैसे? वीर रस और युद्ध का वर्णन चंद्रबरदाई ने पृथ्वीराज रासो में और जगनिक ने परमाल रासो में किया। इस लाइन को आप बार बार मेरे साथ दोहराएंगे, आपको ये लाइन याद हो जाएगी। दूसरा, सगुण निर्गुण ईश्वर की उपासना एवं ज्ञान व भक्ति के महत्व के बारे में तुलसीदास ने रामचरितमानस व कबीर ने बीजक में लिखा। तो सगुण निर्गुण ईश्वर की उपासना, ये भक्ति काल की विशेषता हुई। दूसरी विशेषता है ज्ञान व भक्ति का महत्व, ये भी भक्ति काल की विशेषता है। भक्ति काल के कवि हुए तुलसीदास, रचना हुई रामचरितमानस। दूसरे कवि हुए कबीर और उनकी रचना हुई बीजक। यहां पर इन लाइनों में और भी चीजें डिस्क्राइब हो रही हैं। कौन सी? जैसे भक्ति काल को कितनी धाराओं में बांटा गया? तो 2 धाराओं में, सगुण भक्ति धारा और निर्गुण भक्ति धारा। ठीक है बच्चों, सगुण भक्ति धारा के प्रसिद्ध कवि हुए तुलसीदास और निर्गुण भक्ति धारा के प्रसिद्ध कवि हुए कबीरदास। तो यहां पर मैंने केवल 1 लाइन में ही, 2 लाइन में ही आपके 5 प्रश्न सॉल्व किए हैं। तो एक बार मेरे साथ दोहराएं। सगुण निर्गुण ईश्वर की उपासना एवं ज्ञान व भक्ति के महत्व के बारे में तुलसीदास ने रामचरितमानस में और कबीरदास ने बीजक में लिखा। समझ गए बच्चों? तो यहां आपका दूसरा काल, भक्ति काल, यहां पर आपका कंप्लीट होता है। तीसरा काल है अपना रीति काल। उसके बारे में अपन शॉर्ट ट्रिक देखते हैं। रीति काल में बिहारी के बिहारी सतसई में श्रृंगार रस की प्रधानता रही। मतिराम के मतिराम सतसई में दोहा सवैया छंद की प्रधानता रही। तो देखो बच्चों, रीति काल की विशेषता है श्रृंगार रस की प्रधानता और दोहा सवैया छंद की प्रधानता। ये 2 तो हो गई विशेषताएं। रीति काल के कवि हुए बिहारी, उनकी रचना हुई बिहारी सतसई। बिहारी के नाम से ही सतसई, केवल बिहारी सतसई। मतिराम, मतिराम के नाम से ही मतिराम सतसई। तो ये पूरा रीति काल आ गया कि रीति काल में श्रृंगार रस की प्रधानता, दोहा सवैया छंद की प्रधानता। 2 कवि हुए बिहारी और मतिराम, उनकी रचना में दोनों में नाम के आगे सतसई लगाना है। तो बच्चों, यहां तक हमने ये 3 काल
3 लाइनों में ही 3 छोटी छोटी ट्रिक्स में कंप्लीट कर लिया। अब आते हैं हम आधुनिक काल के बारे में। देखिए बच्चों, आधुनिक काल में हिंदी पद्य साहित्य को 6 भागों में बांटा गया। कितने भागों में बांटा गया बच्चों? 6 भागों में। ठीक है, अब उन भागों को अपन याद कैसे करेंगे, वो भी सीक्वेंस में, क्योंकि सीक्वेंस अगर आप गलत कर देंगे तो आप भी परीक्षा में गलत कर देंगे। तो देखिए, मैंने आपको यहाँ पर एक 12 नंबरों का एक नंबर याद करवा रही हूं। मेरे साथ बोले 1850, 1920, 3643, 1950। 1850, 1920, 3643, 1950। नंबर 2, दूसरी लाइन मेरे साथ याद कर लें। आधुनिक काल में भारतेंदु ने द्विवेदी व छाया की प्रगति के लिए प्रयोग किया नई कविता का। देखो बच्चों, इस पंक्ति में 6 युग हैं। आधुनिक काल में पहला युग हुआ भारतेंदु युग, उसका समय क्या है? 1850 से 1900, इस नंबर में मैंने दे दिया। दूसरा हुआ द्विवेदी युग, 1900 से 1920। तीसरा हुआ छायावादी युग, चौथा प्रगतिवादी युग और 5वां प्रयोगवादी, 6वां नई कविता। ये नंबर यदि आप याद कर लेंगे और इसी सीक्वेंस में इस पंक्ति को याद कर लेंगे तो जब भी कहीं आपकी ओटी आए या आपका कोई प्रश्न आए तो आप इस पंक्ति को दोहराएं, इस नंबर को दोहराएं और अपना वहीं की वहीं सीधे सीधे नंबर लिख दें। इतने बड़े प्रश्न को केवल 2 लाइनों में सॉल्व कर लिया। तो बच्चों, इसको बार बार दोहराएं। चलिए, अब हम आधुनिक काल के अलग अलग कालों की भी शॉर्ट ट्रिक देखते हैं कि क्या हो सकती है। नंबर 1, पहला युग है बच्चों यहाँ भारतेंदु युग। तो भारतेंदु युग के कवि, रचना और उसकी विशेषताएं केवल 2 लाइनों में। देखिए, भारतेंदु के नाम से ही, भारतेंदु हरिश्चंद्र के नाम से ही इस युग का नाम पड़ा। तो हम यहीं से ट्रिक बना लेते हैं। कैसे? भारतेंदु के प्रेम सरोवर में प्रताप नारायण मिश्र की प्रेम पुष्पावली ने देश प्रेम की भावना व सामाजिक चेतना का विकास किया। भारतेंदु कवि का नाम, प्रेम सरोवर रचना। दूसरे कवि प्रताप नारायण मिश्र, उनकी प्रेम पुष्पावली। तो कैसे हुआ ये? भारतेंदु के प्रेम सरोवर में प्रताप नारायण मिश्र की प्रेम पुष्पावली ने, अब भारतेंदु युग की विशेषता क्या थी? देश प्रेम की भावना व सामाजिक चेतना का विकास किया। खत्म। यहां पर आपका एक पूरा काल हो गया। दूसरा काल है यहां पर द्विवेदी, है ना? द्विवेदी युग आया। अब द्विवेदी का क्या करेंगे? द्विवेदी युग का नाम महावीर प्रसाद द्विवेदी के नाम से पड़ा। तो हम उन्हीं से शुरू करते हैं। देखिए, महावीर प्रसाद द्विवेदी की सुमन तथा मैथिली शरण गुप्त की पंचवटी से देश प्रेम की भावना व सामाजिक चेतना का विकास हुआ। देखिए बच्चों, यहां पर मैं एक बात बता दूं, भारतेंदु युग की विशेषता और द्विवेदी युग की विशेषता दोनों एक ही, याद करें, दोनों जगह लिखी जा सकती है। मतलब एक जगह कहीं याद कर लें, वो दोनों में काम आएगी। कवि का नाम हुआ द्विवेदी युग से महावीर प्रसाद द्विवेदी, उनकी रचना है सुमन और मैथिली शरण गुप्त की रचना है पंचवटी। तो एक बार मेरे साथ दोहराएं, महावीर प्रसाद द्विवेदी की सुमन तथा मैथिली शरण गुप्त की पंचवटी से देश प्रेम की भावना व सामाजिक चेतना का विकास हुआ। भारतेंदु युग और महावीर प्रसाद द्विवेदी युग की दोनों की विशेषताएं एक ही हैं। दोनों में देश प्रेम की भावना और सामाजिक चेतना का विकास हुआ। तो इस तरीके से हमने दूसरा युग भी यहां पर कंप्लीट कर लिया। अब बात आती है तीसरा युग, यानी कि छायावादी युग। छायावादी युग में ट्रिक क्या है? छाया में, इस शब्द से आपको छायावादी युग याद हो जाएगा। छाया में बच्चों, मैंने यहाँ 3 कवि दिए हैं, आप 2 भी कर सकते हैं। मैंने जयशंकर प्रसाद को इसलिए रख दिया क्योंकि यहाँ एक प्रश्न सॉल्व होता है कि छायावाद के प्रवर्तक कौन है? जयशंकर प्रसाद। दूसरा, उन्होंने कामायनी लिखा, कामायनी महाकाव्य है, इसलिए मैंने यहाँ जयशंकर प्रसाद को जोड़ दिया है। देखिए, छाया में जयशंकर प्रसाद की कामायनी, महादेवी वर्मा की यामा तथा पंत की पल्लव ने व्यक्तिवाद को प्रधानता एवं प्रकृति का मानवीकरण किया। छाया में यानी छायावादी युग में जयशंकर प्रसाद की कामायनी, ठीक है, कवि और रचना। महादेवी वर्मा की यामा, महादेवी वर्मा की रचना है यामा। पंत, पूरा नाम है सुमित्रा नंदन पंत, पंत की है पल्लव। पल्लव आप मेरे नाम से भी याद रख सकते हैं, मेरा नाम क्या है बच्चों? पल्लवी। तो सुमित्रा नंदन पंत की भी रचना है पल्लव। यहां तक तो ये कवि और रचना हुई। अब इस युग की 2 विशेषताएं हैं, व्यक्तिवाद को प्रधानता और प्रकृति का मानवीकरण। ये छायावाद की विशेषताएं हैं। तो आप मेरे साथ दोहराएं, छाया में
जयशंकर प्रसाद की कामायनी, महादेवी वर्मा की यामा तथा पंत की पल्लव ने व्यक्तिवाद को प्रधानता और प्रकृति का मानवीकरण किया। यहां पर आपका छायावाद पूरा होता है। इसके बाद आता है चौथा युग प्रगतिवाद। तो देखिए, प्रगति में त्रिलोचन की धरती पर नागार्जुन ने युगधारा बहाकर ईश्वर के प्रति अनास्था और सामाजिक यथार्थ का चित्रण किया। प्रगतिवाद के कवि हैं त्रिलोचन, रचना है धरती। दूसरे कवि हुए नागार्जुन, रचना है युगधारा और विशेषता है ईश्वर के प्रति अनास्था, सामाजिक यथार्थ का चित्रण। बच्चों, पांचवी ट्रिक के लिए प्रयोगवाद। प्रयोग हेतु, प्रयोग हेतु, प्रयोग में या प्रयोग में कर दो, प्रयोग में नरेश मेहता ने संशय की एक रात को अज्ञेय को हरी घास पर क्षण भर के लिए बुलाया। देखिए, यहां पर थोड़ी सी इनकी रचनाएं लंबी हैं। नरेश मेहता ने संशय की एक रात, कौन सी रात थी बच्चों? संशय की एक रात, है ना। नरेश मेहता ने संशय की एक रात में अज्ञेय को हरी घास पर क्षण भर, कहां बुलाया था? हरी घास पर क्षण भर के लिए मिलने बुलाया, जहां दोनों ने क्या किया? बुद्धिवाद और व्यंग्यवाद को प्रधानता दी। प्रयोगवाद की विशेषता है बुद्धिवाद की प्रधानता और व्यंग्यवाद की प्रधानता। दो कवि हैं, नरेश मेहता और अज्ञेय, दोनों की रचनाएं भी यहां पर क्लियर हो रही हैं। छठवां और अंतिम है नई कविता। तो क्या होगा यहां पर? नई कविता के लिए भवानी प्रसाद मिश्र सन्नाटे में श्रीकांत वर्मा के मगध गए। नई कविता के लिए भवानी प्रसाद मिश्र सन्नाटे में श्रीकांत वर्मा के मगध गए, जहां व्यंग्यवाद और क्षणवाद को महत्व दिया। यहां पर नई कविता के कवि हैं भवानी प्रसाद मिश्र, रचना है सन्नाटा। श्रीकांत वर्मा, रचना है मगध। और दो विशेषताएं हैं, व्यंग्यवाद व क्षणवाद को महत्व। व्यंग्यवाद को महत्व, क्षणवाद को महत्व। तो बच्चों, ये मेरी छोटी छोटी आसान सी ट्रिक्स हैं। आप इस वीडियो को 2-3 बार देखकर इन पंक्तियों को अगर 2-3 बार पढ़ लेंगे तो आपकी हमेशा के लिए ये प्रॉब्लम सॉल्व होगी, क्योंकि ये 12th के लिए तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो बहुत पसंद आएगी। मेरी आगे की इसी प्रकार की सरल और रुचिकर ट्रिक्स देखने के लिए और अपने टॉपिक्स की अच्छी तैयारी करने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मुझे फॉलो करें, बेल आइकन पर क्लिक करें। आपके उज्जवल भविष्य के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। बहुत बहुत धन्यवाद।